जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द टीएलसी यानी टीचर्स लर्निंग सेंटर। टीचर्स लर्निंग सेंटर के इस वीडियो में जो कि यूनिट 1 का पार्ट 2 है, यानी क्लास 1 मैंने कल दिया था, उसका ये क्लास 2 है। यह वीडियो केबीएस, पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी के यूनिट 1 जो कि पेडागोगी का सेक्टर है, यानी इस सेक्शन में आपको पेडागोगी से 60 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। उसके लिए हमने नए सिलेबस पर आधारित कुछ प्रश्नों को सेट किया है जो आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। केबीएस में अगर आपको सफलता चाहिए तो आपको इस तरह के प्रश्नों को ज़्यादा से ज़्यादा हल कराएंगे, और हल कराने की जिम्मेदारी मेरी है और आपको देखना है, बस समझना है और समझते हुए आगे बढ़ना है, ताकि आपका एग्ज़ाम अच्छे से जा सके और आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। तो चलिए देखते हैं पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न ये कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञानात्मक विकलांगता का एक महत्वपूर्ण और ज्ञात कारण है। देखिए, इम्पॉर्टेंट तो होना ही चाहिए, यहाँ कह रहा है कि इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इम्पॉर्टेंट और ज्ञात, जो दिखे, जो पता हो, यानी कि जो आपको पता होना चाहिए कि इम्पॉर्टेंट भी हो और जो ज्ञात भी हो, वो वाला। और ये यहाँ पर मिस प्रिंट हुआ है, ज्ञान होगा, ठीक है। कॉग्निटिव का मतलब संज्ञानात्मक, ये देखिए संज्ञानात्मक है ना। तो अब हम देखेंगे ऑप्शनों को, फिर आप देखेंगे, बढ़िया से समझ पाएंगे। पहला है ट्रॉमा एंड फिजिकल एजेंट। मान के चलिए ट्रॉमा किसको कहते हैं, पहले ये हम जान लेते हैं। ट्रॉमा कहते हैं मानसिक आघात, किसी कारण से आपका दिमाग, सॉरी मैंने आपका कह दिया, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, यानी जिस व्यक्ति का मानसिक आघात हुआ हो, दिमाग में चोट लगी हो, या किसी कारण से उसकी याददाश्त उतनी अच्छी नहीं रहती हो, उसे हम कहेंगे ट्रॉमा। अब हम बात करेंगे फिजिकल एजेंट की। तो फिजिकल एजेंट मतलब भौतिक कारण, चाहे एक्सीडेंट हो गया, चाहे किसी भी तरह से हुआ, चोट लग गई या गिर गया, ये सब आते हैं फिजिकल एजेंट में। अब हम देखते हैं क्रोमोजोनल एब्नॉर्मेलिटी, यानी गुणसूत्र के कारण जो परिवर्तन हो जाते हैं या गुणसूत्र में कोई बदलाव हो जाते हैं, वो वाला कारण। तीसरा है साइकेट्रिक डिसऑर्डर, यानी मनोरोग संबंधी विकार, वो कारण। और चौथा है मेटाबॉलिज्म एंड न्यूट्रिशन संबंधी कारण। तो आप पाएंगे कि चारों ही कारक के कारण संज्ञानात्मक में बाधा पहुंच सकती है, यानी सीखने की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करेगी। तो हम ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे, जो कि आपका 100% सही हो जाएगा। चलिए, अब इसका आंसर हमने दिया कलर करके, ताकि आपको समझने में आसानी हो। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, Which of the following statements are correct regarding the non-formal education system? यहाँ पर हमने बात की है अनौपचारिक शिक्षा की, और अनौपचारिक शिक्षा से एक प्रश्न और आता है कि अनौपचारिक शिक्षा के जनक या समर्थक कौन थे। तो ये थे महात्मा गांधी, हमारे देश के महात्मा गांधी, जो अनौपचारिक शिक्षा के पक्षधर थे। ये आप नोट डाउन करेंगे। अब हम देखते हैं कि अनौपचारिक शिक्षा के संबंध में कौन सा कथन सही है। अब आप समझेंगे कि अनौपचारिक शिक्षा क्या होती है। तो अनौपचारिक शिक्षा वह शिक्षा होती है जिसके लिए कोई रूल एंड रेगुलेशन नहीं होता है। आप घर में सीख सकते हैं, आंगनबाड़ी में सीख सकते हैं, ये सब अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आती है। इसमें कोई रूल नहीं है, ड्रेस पहन के आना है, बैग लेकर के आना है, ऐसा रूल नहीं होता है। उसे हम कहते हैं अनौपचारिक शिक्षा। तो अनौपचारिक शिक्षा के बारे में हमने क्या कहा, अनौपचारिक शिक्षा में नो रूल क्या होते हैं, नो रूल, ठीक है। अब आता है औपचारिक शिक्षा। तो औपचारिक शिक्षा में क्या होता है, औपचारिक शिक्षा में जैसे स्कूल, कॉलेज, इन सब जगहों में शिक्षा जहाँ से प्राप्त की जाती है उसे औपचारिक शिक्षा कहते हैं। एक और प्रकार की शिक्षा होती है गैर औपचारिक शिक्षा, ठीक है। 3 प्रकार की शिक्षा होती है भारत में चलती है। एक है फॉर्मल एजुकेशन, फॉर्मल जिसे हम औपचारिक कहते हैं। इसके बाद होता है नॉन फॉर्मल,
नॉन फॉर्मल जिसको अनौपचारिक कहते हैं, और तीसरा होता है इनफॉर्मल एजुकेशन, जिसे मैंने नोट्स के रूप में लास्ट में लिख दिया की पॉइंट में। तो फॉर्मल एजुकेशन में रूल रेगुलेशन होता है, नॉन फॉर्मल में रूल रेगुलेशन होता ही नहीं है, और इनफॉर्मल में क्या होता है, थोड़ा बहुत रूल होते हैं तो और बहुत ज़्यादा रूल नहीं होते हैं, इसे हम कहते हैं इनफॉर्मल। चलिए अब देखते हैं, इसका लक्ष्य हमेशा मूल्य प्रणाली में दृढ़ता से निश्चित है। ये तो देखिए कितनी अच्छी बात की, मूल्यों की बात की है ना। तो ये तो बहुत अच्छा बात है, वैल्यू सिस्टम, ये सब पॉजिटिव वर्ड में आते हैं। अब देखते हैं, इट हैज़ नो डायरेक्टेड रिलेशन विद डिग्री और डिप्लोमा। औपचारिक शिक्षा में नो रूल होते हैं, है कि नहीं, तो डिग्री डिप्लोमा से कोई मतलब ही नहीं इसको, अभी हमने कहा था आपको। तीसरा है, इट इज़ नॉट ए सप्लीमेंट ऑफ फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन। ये कोई, देखिए यहाँ पर मैंने कहा कि ये क्या कहता है, सप्लीमेंट ऑफ फॉर्मल, ये कोई सप्लीमेंट तो है नहीं, ये क्या है, ये अलग चीज़ है। औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा बिल्कुल दोनों ही अलग चीज़ें हैं, तो इसे हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये एक दूसरे के पूरक हैं। तो ये भी बात सही हो गई। जब सारी बातें सही हो गई तो ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। एक सेकेंड मिस्टेक हुआ यहाँ पर, मैं इसे सुधार करना चाहूँगा, ज़रा से देख लीजिए आप। यहाँ देखिए, ये आपका क्लियर है, दो भी क्लियर है। इट इज़ नॉट द सप्लीमेंट ऑफ, ये भी, ये सप्लीमेंट नहीं है, इट इज़ नॉट द सप्लीमेंट ऑफ फॉर्मल और नॉन फॉर्मल एजुकेशन, ये सप्लीमेंट तो है ही नहीं। औपचारिक और गैर औपचारिक शिक्षा का अनुपूरक नहीं है, ये पूरक है, ठीक है, ये पूरक है। देखिए अब कैसे पूरक है इसको आप समझ लीजिए। मान लीजिए यदि आप बच्चे को देखते हैं तो बच्चा डायरेक्टली स्कूल में नहीं जाता, क्या जाता है, स्कूल में नहीं जाता, वो प्री स्कूल में जाता है, प्री स्कूल में जाता है, आंगनवाड़ी में जाता है, घर में थोड़ा सीखता है, तो इसके लिए पूरक है। और यहाँ कह रहा है अनुपूरक नहीं है, तो इसलिए ये गलती हो गया। तो हमारा ऑप्शन नंबर ये दोनों 1 और 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनल फैक्टर विच इन्फ्लुएंस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन चाइल्ड। निम्नलिखित में से क्या बच्चों में वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाला आंतरिक कारक नहीं है। आंतरिक कारक की बात हो रही है, तो देखिए बच्चों को वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाला, तो हमने वृद्धि और विकास के सिद्धांत को पढ़ा है। तो वृद्धि के विकास का सिद्धांत ये कहता है कि एक बच्चे की वृद्धि और विकास पर अनुवांशिक कारक और प्लस वातावरण का हाथ होता है। अनुवांशिक कारक और प्लस वातावरण का हाथ होता है एक बच्चे के विकास में। तो आप देखेंगे सामाजिक कारक, तो वातावरण के अंतर्गत समाज आ गए, ठीक है। फिर आता है अनुवांशिकता, तो इसके अंतर्गत माता पिता का गुण आ गया। और तीसरा बुद्धिमत्ता, तो बच्चे की ग्रोथ में, वृद्धि और विकास में बुद्धि का तो योग है, लेकिन टेक्निकल कारक, तकनीकी फैक्टर का कोई रोल नहीं है बच्चे के वृद्धि और विकास में। तो 3 का सही आंसर बी हो गया। नेक्स्ट है, गांधी के अनुसार, यानी गांधी जी, महात्मा गांधी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो अधिगम को बच्चों को शारीरिक रूप में सक्रिय होने के अवसर प्रदान करने चाहिए। लर्निंग शुड प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर चिल्ड्रन टू बी फिजिकली एक्टिव, बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, उसे फिजिकली एक्टिव होनी चाहिए। दूसरा बात ये कहता है, चिल्ड्रन शुड हैव द फ्रीडम टू मेक देयर ओन मॉडल ऑफ नॉलेज अबाउट द वर्ल्ड। बच्चे को दुनिया के बारे में अपनी समझ विकसित करने और मॉडल बनाने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। दोनों बातें बहुत ही अच्छी हैं, कोई भी बात में किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, चलिए दोनों बातें सही है, तो यहाँ पर कहाँ ऑप्शन नंबर हमारा आएगा, ऑप्शन नंबर डी, बोथ 1 and 2। इसका आंसर, सही आंसर क्या होगा, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या उचित प्रकार की शिक्षा के संदर्भ में सही नहीं है। उचित प्रकार की शिक्षा के संदर्भ में सही
नहीं है। प्रत्येक छात्र को उसके स्वयं के प्रस्तावित मूल्यों को अवलोकन तथा समझने में मदद करता है। ये तो अच्छी बात है। प्रत्येक छात्र को शिक्षक जीवन के बारे में पूर्व कल्पित विचारों से ज्ञान प्राप्त करने में मदद करता है। ये थोड़ा सा खराब लग रहा है, क्योंकि पूर्व कल्पित जो विचार होते हैं, यानी पहले से जो धारणा बना ली जाती है, फलना खराब है, फलना अच्छा है, तो गांव के बच्चे मूर्ख होते हैं, इस तरह के जो पूर्व कल्पित विचार होते हैं, ये थोड़ा खराब आता है। नेक्स्ट है, प्रत्येक व्यक्ति को उसके अनुबंधन प्रभावों के बारे में जागरूक होने में मदद करता है। यानी हेल्प ईच इंडिविजुअल टू बिकम अवेयर ऑफ इट्स कंडीशनल इफेक्ट। तो अगर उचित प्रकार की शिक्षा है तो उसके बारे में जागरूक तो करेगा ही। प्रत्येक छात्र को सभी चीज़ों के संबंध में स्वयं का अवलोकन करने तथा समझने में मदद करता है, तो ये भी उचित शिक्षा है। लेकिन पूर्वाग्रह से जो आश्रित है, जो ग्रसित है पहले से कि नहीं यही ऐसे ही होगा, अरे तुम क्या कर सकते हो, तुमसे नहीं होगा पढ़ाई लिखाई, ये सब जो बातें होती पूर्वाग्रह जो शिक्षक के अंतर्गत होता है, या बच्चे के अंतर्गत भी ऐसा होता है कि फलवा मास्टर तो बड़ी मारता है, वो पहले से धारणा बना लिया है। या बच्चे ये भी कर लेते हैं कि स्कूल में तो बड़ी पिटाई होता है। तो ये सब जो धारणा पूर्वाग्रह है, ये सही उचित शिक्षा के लिए सही नहीं बैठता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डन बाय द कम्युनिटी टू इम्प्रूव स्कूल एजुकेशन। स्कूल शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए समुदाय द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कार्य किया जा सकता है? समुदाय द्वारा। अब देखते हैं स्कूल में लड़कियों के प्रति धारण में वृद्धि। पहला बात देखिए, समुदाय द्वारा स्कूल के प्रति है, ठीक है, यानी स्कूली शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए समाज क्या कर सकता है, ये बात कहता है। तो देखिए यहाँ पर कितना अच्छा बात लिखा है, प्रतिधारण। अब ये प्रतिधारण क्या होता है सुन लीजिए। प्रतिधारण होता है, मान लीजिए 2022 में आपके विद्यालय में, यहाँ लड़कियों के बारे में मैं लड़कियों का उदाहरण लूँगा कि 100 लड़कियाँ पढ़ रही हैं। 2023 जब हुआ तो उसमें 100 प्लस होने चाहिए, लेकिन ऐसा भी देखा गया है कि बहुत सारी लड़कियां नहीं पढ़ रही हैं। उसके कई वजह हो सकते हैं, आर्थिक हालात हो सकते हैं, शादी हो गया, ये हो सकता है, कई कारण हो सकते हैं। तो यदि इस जो डाटा है जो कि गिर रहा है ग्राफ, यानी ग्राफ जो 60 हो गया, उसे होना चाहिए प्लस लड़कियों की संख्या प्रतिधारण, यानी फिर से स्कूल लाना, यानी जो बच्चे स्कूल छोड़ रहे हैं उसके कारणों का पता करके पुनः उसे स्कूल में एडमिशन दिलाना, वो क्या कहलाता है? प्रतिधारण। ये तो अच्छा बात हुआ कि नहीं, स्कूली शिक्षा बेहतर होगी। दूसरा बात, स्कूल के शिक्षकों को मनोबल को बढ़ावा देना, यानी मोरल सपोर्ट करना स्कूल के टीचर का, ये भी अच्छी बात है। दूसरा बात, शिक्षकों का समर्थन करना, ये भी अच्छी बात है। तो इस तरह तीनों ऑप्शन सही हो जाते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द वे बाय विच ए टीचर कैन इनकरेज थिंकिंग स्किल इन चिल्ड्रन। मतलब कौन एक ऐसा तरीका अच्छा है, या कौन से अच्छे तरीके हैं जिसके द्वारा एक शिक्षक बच्चों में सोच को अच्छा सोचने के लिए, या मतलब मान के चलिए कि उसकी सोच को बढ़ाने के लिए, सोच कौशल को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है, इनकरेज कर सकता है। तो सोच कौशल की सशर्त प्रकृति को पहचानना है। तो रिकॉग्नाइज द कंडीशनल नेचर ऑफ मैनी थिंकिंग स्किल, ये अच्छी बात है। नेक्स्ट है, छात्रों को प्रोत्साहित करें कि वे विचार करते समय स्वयं से बात करें। स्वयं से बात करने का मतलब अंदर अंदर मोटिवेट होते, मैं ये कर सकता हूँ, मैं पास कर सकता हूँ, मैं KBS निकाल सकता हूँ, ये आपस में बात करते रहिए, अच्छा है। हस्तांतरण को प्रोत्साहित करें। हस्तांतरण को प्रोत्साहित का मतलब एक टॉपिक में जो आपने सीखा है उसका किसी और चीज़ में लागू करना, या उसको आप किसी दूसरे चीज़ से रिलेटेड करके जोड़ें। जैसे कि यदि कोई साइकिल चलाने सीखा है तो उस बुद्धि का इस्तेमाल करके मोटरसाइकिल चलाने सीखा, मोटरसाइकिल सीख गया तो कार चलाने सीखा, मतलब एक चीज़ का दूसरे चीज़ में हस्तांतरण करके सीखा जाए तो ये भी तो ज़्यादा अच्छा होता है। तो हमने क्या देखा,
तीनों पॉइंट इम्पॉर्टेंट है जो मैंने आपको समझाया। तो चलिए देखते हैं इसका सही आंसर तीनों पॉइंट हुआ 1, 2 और 3। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स कैन नॉट बी यूज फॉर पॉजिटिव वर्बल रीइंफोर्समेंट। देखिए रीइंफोर्समेंट मतलब सुदृढ़ीकरण, मजबूतीकरण, तो नहीं वाला नेगेटिव है, ठीक है। यानी कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो सुदृढ़ीकरण के लिए मौखिक सुदृढ़ीकरण के लिए अच्छा नहीं है। तो अब आप देख लीजिए इन ऑप्शनों को ध्यान से। उत्कृष्ट, एक्सीलेंट, तो किसी भी चीज़ में अच्छा करने के लिए उत्कृष्ट तो बात अच्छी है। दूसरा है निष्पक्ष, अगर निष्पक्ष रहेगा तभी तो किसी के मतलब मन में ये नहीं आएगा उसका पक्ष लेता है, इसका पक्ष हमको तो मदद नहीं करता, ऐसे विचार नहीं आए। दूसरा सही तो होना ही चाहिए, है कि नहीं। यहाँ जो खराब बातें होती है, अरे बेवकूफ़ तुमसे नहीं हो पाएगा, रे कायल भर दिया फॉर्म रे तुम फेल हो जाएगा, इस तरह की जो बातें हैं ये मौखिक सुदृढ़ीकरण के लिए उपयुक्त नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नीडेड टू नो, इनमें से क्या जानने की आवश्यकता है। तो चलिए देखते हैं। प्रस्ताव सत्य होना चाहिए, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है अपना, यहाँ पर आप हमें देखिए KBS में सफलता दिलाने वाली कक्षा। तो इसका मतलब हुआ कि प्रस्ताव सत्य होना चाहिए, बिल्कुल सत्य बात है। लेकिन हमारी इस बात पर ऐसा वीडियो आएगा तभी तो व्यक्ति इस पर विश्वास करना चाहेंगे। कहने का फिर से मैं आपको समझाता हूँ, आप समझिए। मैंने लिखा है KBS में सफलता दिलाने वाली कक्षा, तो मुझे ऐसा कंटेंट भी तो देना होगा जिस पर व्यक्ति या आप विश्वास कर सकें। तो कहने से आप समझ पाए होंगे कि प्रस्ताव जो देते हैं, जो हम कहते हैं, वो सच भी तो लगना चाहिए। यानी सच लगेगा तभी तो सामने वाले को विश्वास होगा। तो इस तरह दोनों आंसर सही हो गया, ऑप्शन ए भी सही है और ऑप्शन बी भी सही है। और नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रश्न छानो नहीं होगा, यहाँ छात्रों को क्या होगा, छात्रों को, ठीक है। किस प्रकार का प्रश्न, निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रश्न छात्रों को उपलब्ध डेटा से आगे जाने की अनुमति देता है, मतलब कुछ एक्स्ट्रा सोचने की अनुमति देता है। तो चलिए देखते हैं उत्तेजक प्रश्न। ऐसे प्रश्न उत्तेजक प्रश्न होते हैं जो भड़का देते हैं, ठीक है। दूसरा बात होता है कन्वर्जेंट क्वेश्चन। कन्वर्जेंट क्वेश्चन उन्हें कहते हैं जिसके सिर्फ और सिर्फ एक आंसर हो। जैसे मैं कहूँ कि आपका डेट ऑफ बर्थ कब है, तो आप कह दिए 18/10/25 तो अभी आया नहीं, 18/10/22, तो ये इसका कितना आंसर हुआ, एक आंसर हुआ। तो इस तरह के प्रश्न को कहते हैं बंद उत्तर वाले प्रश्न। यानी एक, जैसे मैं कहूँ 3 जोड़ 5 कितने हो गए, 8, तो एक उत्तर वाले प्रश्न हुए। इसी का ठीक उल्टा होता है डाइवर्जेंट क्वेश्चन। हम ये कह सकते हैं बच्चों को उन संख्याओं की सूची बनाइए जिनका योग 8 होता है। फिर है परिणाम कल्पित कॉन्सिक्वेंस क्वेश्चन, परिणाम प्रश्न जिसका परिणाम निकलता है, ठीक है। वैसे प्रश्न जिसके कुछ परिणाम होते हैं, परिणाम को आधार में रख करके बनाए जाते हैं, ठीक है। और हाइपोथेटिकल प्रश्न वो होते हैं जिसमें कल्पना शक्ति का प्रयोग होता है। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर आप भारत के राष्ट्रपति होते हैं तो क्या करते हैं, आप मेरी जगह पे होते तो कैसे प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास करते हैं, या अगर आप मेरी जगह में पढ़ा रहे होते हैं तो आप किन प्रश्नों को लाते हैं। तो इस तरह के प्रश्न काल्पनिक प्रश्न कहलाते हैं, जो कि वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट होता है। अब इसमें से हमने 10 मुख्य इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को देखा। देखिए आप सोचेंगे कि 10 ही क्वेश्चन इसमें लाया, तो भाई 10 क्वेश्चन भी लाने के लिए मुझे
बहुत संघर्ष करना पड़ता है। अगर मैं छोटे छोटे प्रश्नों को दूंगा जो आपके लिए लाभकारी नहीं है, तो फिर मैं जो यहाँ पर ऊपर में लिखा हूँ KVS में सफलता दिलाने वाली कक्षाएं, वो कैसे सच हो पाएंगी। इसलिए कम दूंगा लेकिन सटीक दूंगा। अब हम कुछ नोट्स को जान लेते हैं। बच्चा वंशानुक्रम तथा वातावरण की उपज है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है वुडवर्थ का, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। रिटेंशन प्रतिधारण में के बारे में हमने बताया था। स्कूलों में घट रहे बच्चों को पुनः वापस लाना। और प्रोवोकेटिव प्रश्न होते हैं उत्तेजना भड़काने वाले, भड़काऊ प्रश्न हम इसको कहते हैं, ठीक है। दूसरा होता है कन्वर्जेंट क्वेश्चन, एक उत्तर वाले प्रश्न। दूसरा होता है कॉन्सिक्वेंस क्वेश्चन, परिणाम वाले प्रश्न। और हाइपोथेटिकल क्वेश्चन होते हैं कल्पनाशीलता विकसित होती है उसमें। और कन्वर्जेंट होते हैं खुला प्रश्न जिसके अनेक उत्तर होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको यह क्लास अच्छा लगा होगा। अगर क्लास अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेरा टारगेट है 1000 सब्सक्राइबर का, क्योंकि मैं लाइव उतरना चाहता हूँ। ऑफलाइन में आपसे कांटेक्ट नहीं हो पाता, आपसे वार्तालाप नहीं हो पाती है, नहीं जान पाते हैं। तो ये अभी 1 महीना भी नहीं हुआ इस चैनल का बनाया हुआ, लेकिन अगर आपका सपोर्ट मिला तो बहुत जल्दी 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे। फिर मैं लाइव क्लास ले पाऊँगा, जो कि बहुत अच्छा लगेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। गुड नाइट।